हेलो एवरीवन। और आज फिर से मैं तुम सबके सामने आया हूं और जो टॉपिक आज हमारे बीच में डिस्कशन के लिए है वो यही है कि हर एनडीए एंड सीडीएस एस्पायरेंट्स अभी क्या पूछना चाहता है। क्योंकि इतने बच्चों के साथ डील करते हुए एक एक्सपीरियंस मुझे मिल गया है कि पेपर से 10 डेज पहले बच्चों के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और वो हमसे क्या क्या जानना चाहते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को अगर मैं एक तरफ करूं और उसका निचोड़ निकालूं तो जो निकल के आता है वो मैं सेशन इस बार लेके आ रहा हूं। सेशन का जो हेडिंग है देख सकते हो, आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है कि हर एनडीए और सीडीएस बच्चा जो कि पेपर से 10 दिन पहले में बैठा हुआ है उसके दिमाग में अभी क्या क्या क्वेश्चन आते हैं या आ रहे हैं। क्योंकि इस बार भी जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उन सब के स्पेशल रिक्वेस्ट में ही मैंने ये सेशन बनाया हुआ है। तो एक एक करके जानते हैं कि इस समय बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है और मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस लेवल के साथ में उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का एक ऑप्टिमम आंसर देने की कोशिश करूंगा जो कि शायद तुम सबको समझ में आए और तुम्हारा ये डर अगर मैं पूरी तरह से खत्म ना भी कर सकूं तो उसको एक मिनिमम लेवल पे ले आऊं। क्योंकि मैं ये कह नहीं सकता, ये मैं कमिट तो नहीं कर सकता कि इस वीडियो के एंड तक जितने भी बच्चे इसको देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक उनके दिमाग से पूरा डर निकल जाएगा। बट ऑफ कोर्स सॉरी बट ऑफ कोर्स अगर वो इसको ढंग से देखते हैं और मेरी बातों को समझने की कोशिश करते हैं तो ये डर उनका कम से कम मैं 80% कम करने की कोशिश कर सकता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी आज ही मुझे बच्चों ने पूछा है क्योंकि वो मॉक टेस्ट पेपर दे रहे थे तो उनके दिमाग में जो क्वेश्चन आया है वो ये है कि सर क्या मैं 10 डेज में पढ़ के पास हो सकता हूं। तो देखो, अगर तुम सिर्फ ये कह रहे हो कि तुमने 10 डेज की पढ़ाई ही की है तो फिर डेफिनेट सा आंसर मेरा तुम्हारे पास में आएगा कि अगर तुमने सिर्फ 10 दिन पढ़ाई की है तो तुम्हें कोई नहीं पास करा सकता। बट ये क्वेश्चन ही तुम्हारा गलत है। तुम ये मत पूछो कि तुम 10 डेज में पढ़ के पास हो सकते हो या नहीं, क्योंकि तुमने 10 डेज पढ़ाई नहीं की है, तुमने पूरे 2 साल पढ़ाई की है। मेरे साथ नहीं की है बट अपने स्कूल लेवल में तुमने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। अगर एनडीए के बच्चे की बात करूं तो 11वीं और 12वीं की उसने पढ़ाई की है, उसने मेरे से कोचिंग भी ली है। सीडीएस के बच्चों ने भी पढ़ाई की है, उन्होंने भी कोचिंग ली है। तो ये कहना गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा कि क्या मैं 10 डेज में पढ़ के एग्जाम क्लियर कर सकता हूं। क्योंकि तुम 10 डेज के लिए नहीं पढ़ रहे हो या 10 डेज नहीं पढ़ने वाले हो, तुम इन 10 डेज में सिर्फ रिवीजन करने वाले हो। और अगर तुम पॉजिटिव होकर रिवीजन कर सके और जो जो काम मैंने तुम लोग को बोला था पिछले सेशन में वो सारी चीजें कर सके तो डेफिनेट सी बात है कि तुम क्लियर कर लोगे। बट यहां पे बस एक चीज का ध्यान रखना जो कि मैंने बोला हुआ है पिछले सेशन में कि अपनी सेहत का और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर काम करो। सोने उठने खाने पीने की बात भी मैंने की हुई है, तो ये बैलेंसिंग तुम्हें करनी है क्योंकि ये वो आखिरी 10 ओवर्स हैं इस वनडे गेम के जहां पे तुम सब कुछ ठीक भी कर सकते हो और सब कुछ बिगाड़ भी सकते हो। ठीक करने का मतलब यही हुआ है कि जो जो बातें मैंने तुम लोग को बताया था वो सब तुम्हें फॉलो करना है, और बिगाड़ने का मतलब यह है कि तुम इसी समय अपना केयर नहीं कर पाए और नेगेटिविटी के साथ तुमने एग्जाम को खराब कर लिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मेरे से पूछना चाह रहे हो तो मेरा आंसर यही है कि पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि तुम ये 10 डेज में नहीं पढ़ रहे हो, ये तुमने पूरी 2 साल और जितने समय के लिए तुमने मेरे साथ कोचिंग ली है तब तक तुमने पढ़ाई की है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो कि काफी बच्चे पूछ रहे हैं, सर पढ़ाई तो पूरी कर ली है, मॉक्स भी लगा लिए हैं, पर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करूं। या इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। बच्चे जो मेरे से बोल रहे हैं वो यही है कि सर पढ़ाई पूरी कर ली, सब कुछ कर लिया, सर पढ़ाई पूरी कर ली है, मॉक्स भी लगा लिए हैं, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं तुमको एक चीज समझा देता हूं कि पेपर जब तक तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा ना तब तक तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। अभी तुम्हारे दिमाग में ये चीजें चल रही हैं कि मेहनत तो मैंने कर दी है, सब कुछ इनपुट जो मुझे डालना था वो भी मैंने डाल दिया है, क्या पता पेपर कैसा आ जाए। तो पहले ये समझ लो कि पेपर कुछ ड्रास्टिकली चेंज होके नहीं आने वाला है। उन्हें भी पता है कि एनडीए और सीडीएस के बच्चे किस कैटेगरी के होते हैं।
पेपर किस लेवल का उन्हें बनाना है, सीइंग द करंट कंपटीशन, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही पेपर बनाएंगे। तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा इजी या तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं बनाने वाले। उनका जो भी पेपर बनने वाला है वो एक ऑप्टिमम लेवल का पेपर होगा, जिसमें मैंने कई बार तुम्हें ये बात समझाई हुई है कि 50% क्वेश्चंस तुमसे बनने वाले होंगे और 50% क्वेश्चंस तुम्हें वहां पे ट्राई करने के बाद आधे बन जाएंगे, आधे तब भी नहीं बनेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस तुम्हें अपने अंदर जनरेट करना है कि अगर तुमने प्रॉपर पढ़ाई की है, तुमने मेरे से प्रॉपर कोचिंग ली है, मॉक्स भी दे रहे हो, तो कुछ नहीं बिगड़ा है। बस यही है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करो। तुम ये सोचो कि दुनिया का हर वो बच्चा जो एनडीए और सीडीएस का एग्जाम देने जा रहा है, उन सबके मन में ये डर है, बट वो ये बोल नहीं रहे हैं, बस वो अपने अंदर अपने आप को पॉजिटिव बना रहे हैं और जो भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। और वो ये कैसे कर रहे हैं? बाय स्टडिंग। वो इस तरह के फालतू गॉसिप्स में नहीं जा रहे हैं, वो नेगेटिव थिंकिंग को अपने ऊपर हावी ही नहीं होने दे रहे हैं, और तुम्हें भी यही करना है। तो अपने आप ही ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर जनरेट होगा। नेगेटिविटी आएगी, बट तुम्हें काम करके, पढ़ाई करके उस नेगेटिविटी को अपने आप से दूर करना है। अब अगला क्वेश्चन था बच्चों का कि सर क्वेश्चन करते समय कई बार हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो इसका क्या इलाज है? तो देखो, इसका इलाज मैंने अपने पिछले सेशन में तुम लोग को बताया हुआ है। फॉर्मूला तुम भूलोगे और जरूर भूलोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह कब होता है? जब तुम फॉर्मूला की रिवीजन उस तरह से नहीं कर रहे हो जिस तरह से मैंने तुम लोग को समझाया था। मैंने कई बार यह बात बोली हुई है कि पेपर के अंदर में, एनडीए में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन और सीडीएस में 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला के आते हैं। इसमें बस ये देखा जाता है कि तुमने फॉर्मूलाज ढंग से याद किए हैं या नहीं। और उसके लिए मैंने तुम लोग को फॉर्मूला बुक बनाने की बात कही थी और उसको रिवीजन करने के लिए भी बोला था, सुबह उठने के बाद 15 मिनट के बाद और रात में सोने से 15 मिनट पहले। तो अगर तुम ये एक डेली बेसिस में कर रहे हो, या एटलीस्ट लास्ट 15-20 डेज में अगर तुमने इतने दिन से नहीं किया है तो करना स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम क्वेश्चन करते समय फॉर्मूला भूलोगे कभी। तो अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि मैं क्वेश्चन करते समय फॉर्मूला भूल जाता हूं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि उसने अभी तक वो प्रोसेस ही नहीं किया जो मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स में बोला था, और मीनवाइल वीडियोस में भी कई बार बोल चुका हूं। तो अभी भी टाइम है, 10 दिन है। यहां पे मैं तुम्हें अस्वेयर कर सकता हूं कि अगर तुमने इन 10 डेज में भी वो काम कर लिया कि अपनी फॉर्मूला बुक बनाई, उसको रात में सोने से 15 मिनट पहले और सुबह उठने के 15 मिनट के बाद उसको रिवीजन करते चले गए, तो डेफिनेट सी बात है कि पेपर में तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूला की वजह से नहीं रुकेगा, ना ही तुम क्वेश्चन करते समय फॉर्मूला भूलोगे। अगला क्वेरी जो आया था वो ये था कि सर इस बार का पेपर कैसा आएगा? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो तुम्हें भगवान भी नहीं दे सकता, बस एक प्रिडिक्शन होती है जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते हुए प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि पेपर जब भी कोई भी एग्जामिनर बनाता है, चाहे वो एनडीए का बनाता है या सीडीएस का बनाता है, तो उसके दिमाग में ये चीज फिट होती है कि इस पेपर को देने वाले जो बच्चे हैं वो सारे लेवल के हैं। उसमें से बिलो एवरेज लेवल के बच्चा भी पेपर दे रहा है, एवरेज लेवल का बच्चा भी पेपर दे रहा है, अबव एवरेज लेवल का बच्चा भी दे रहा है, और वो ये भी जानता है कि कितने परसेंट बच्चे अबव एवरेज हैं, कितने एवरेज हैं और कितने बिलो एवरेज हैं। तो वो एक ऐसा पेपर बनाएगा जो हर कोई अटेम्प्ट कर पाएगा, लेकिन वो हर बार ऐसा करेगा कि 50% क्वेश्चन वो ऐसा बनाएगा जो कि एवरेज बच्चे और बिलो एवरेज बच्चे कर सकते हैं, और 50% क्वेश्चन ऐसे बनाएगा जो अगेन एवरेज और अबव एवरेज बच्चे कर सकते हैं। तुम में से अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो एवरेज बच्चे होते हैं आफ्टर टेकिंग कोचिंग, उससे पहले तो तुम बिलो एवरेज ही होते हो। तो ये जो एवरेज वाले बच्चे होते हैं उनके लिए पेपर का 50% क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, और वो इसको बढ़ा भी सकते हैं। वो अपने आप को अबव एवरेज मार्जिन में भी ला सकते हैं अगर उन्होंने कोचिंग ढंग से की हो और उन्होंने मेरी सारी बातें फॉलो की हो। सारी बातों में क्या आता है? एक तो असाइनमेंट बुकलेट तुमने थोरोली बनाया है जो मैंने दिया था, तुमने डेली टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को थोरोली सॉल्व किया है पूरी अच्छी तरीके से, तुमने सैटरडे संडेज को जो लिए गए मॉक टेस्ट पेपर हैं, वीकली टेस्ट पेपर हैं, इनको अच्छे से दिया है, और अभी फिलहाल तुम रिवीजन का काम जो है जैसा मैंने बताया था सब कुछ फॉलो करते हुए जा रहे हो, साथ में फॉर्मूलाज को भी फॉलो अप कर रहे हो। तो 50% क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर तुमने ढंग से प्लस 2 में पढ़ाई की है तो ये 50% से ज्यादा भी हो सकता है।
तो ये बस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये कभी मत पूछो कि एनडीए और सीडीएस का पेपर कैसा आएगा। ये हमेशा एक ऐसा पेपर होगा जिसके 50% क्वेश्चन तुम कर सकोगे, और 50% को जब ट्राई करोगे, जो बाकी 50% है, तो उसमें से भी 50% तुम कर सकोगे। अगली क्वेरी थी कि सर डर लग रहा है, क्या करो? तो इसका एक ही जवाब है मेरे पास में कि इस समय तुम्हें क्या, मुझे भी डर लग रहा है, या हर वो इंसान जिसने एग्जामिनेशन के लिए मेहनत की है, अब चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो। देखो, स्टूडेंट का काम है पढ़ना, क्योंकि पढ़ के उनको वो मिलेगा जो तुम्हारे टीचर के पास भी नहीं है। लेकिन टीचर का काम है पढ़ाना, और वो पूरा अपना बेस्ट देता है अपने सारे बच्चों के ऊपर में, और वहां पे वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कि वीकर बच्चे को वो दुत्कार रहा है, एवरेज बच्चे को पुचकार रहा है, और एवरेज बच्चों को सर पे चढ़ा रहा है। ऐसा नहीं होता है। क्लासरूम एक ही होता है, टीचर एक ही होता है, इंटरेक्टिव पैनल या बोर्ड एक ही होता है, और उसका पढ़ाने का तरीका भी एक ही होता है। तो डर वाली कोई बात नहीं है यहां पे। अगर तुम ये कहते हो कि मुझे डर लग रहा है, तो डर लगेगा। तुम्हें क्या, मुझे भी डर लगेगा, क्योंकि हमने मेहनत की है। और मेहनत जब इंसान करता है तो एक बहुत ही कॉमन ट्रेट होता है मेहनत के बाद आउटकम का। तुम्हें यहां पे बस ये सोचना है कि भगवान ने तुम्हारे लिए एक आउटकम ऑलरेडी सोचा हुआ है। तो अपने आप को इस बात से कभी जज मत करना कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। बजाय इसके तुम ये सोचो कि भगवान अगर तुम्हें इस एग्जाम में फेल कर रहा है, तो उसके पास तुम्हें फेल करने का एक बहुत ही सॉलिड रीजन जरूर होगा। तो इस चीज का डर अपने मन से निकाल दो कि तुम पास होगे या फेल होगे। बजाय इसके तुम इस बात पे फोकस करो कि तुम अपने एग्जाम को अपने बेस्ट शॉट दे के आओगे। तुम वहां पे कोई गुंजाइश नहीं रखोगे कि तुम आने के बाद अफसोस करो कि यार मैं तो पीछे के क्वेश्चन देखा ही नहीं, मैं तो ये क्वेश्चंस कर सकता था, मैं ये खाली 40 ही क्वेश्चन क्यों किया। अगर मैं ढंग से करता, सर ने जो मुझे बात बताई थी कि पहले पेपर को थॉरोली रिवाइज करो, स्कैन करो, अगर मैं उनकी ये बात सुनता तो आज अगर मैंने 40 बनाया है तो कम से कम मैं 60 बना सकता था। तो ये बात मैं तुम्हें फिर से याद दिला रहा हूं कि पेपर में डरने की जरूरत नहीं है। बस पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका अगर तुम्हारा सही है तो डेफिनेटली तुम्हारा स्कोर अच्छा होगा। और तुम्हें ये डर वाली बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। और अगर लग भी रहा है तो वो बहुत स्वाभाविक है। तुम ये आउटकम को लेके ज्यादा बॉदर मत हो, क्योंकि जो भी होगा तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा और अकॉर्डिंग टू तुम्हारी मेहनत होगा। किसी भी इंसान को उसकी मेहनत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, यह हमेशा याद रखना। अगर भगवान ने तुम्हारी मेहनत में एक सच्चाई देखी है तो वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि एक बहुत मेहनत करने वाले और एक बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट को वो फेल करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस डर को अपने मन से निकाल दो कि क्या होगा। बिल्कुल कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेरी, सर स्पीड कैसे बढ़ाऊं क्वेश्चंस करने का? देखो, स्पीड बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। कई बच्चे मुझे ये बात कहते हैं कि सर मैं तो पूरे पेपर में बैठा रहा। आज ही एक बच्चा आया, उसने मॉक किया था, आज कंडक्ट हुआ था मॉक, तो बोलता है सर मैंने ना मैथ्स में सिर्फ 30 क्वेश्चन किए। मैं बोला क्यों? बोला सर मैं ना इतना ही कर पाऊंगा। तो मैंने उसको ये चीज समझाई कि देख, 30 क्वेश्चन में क्लियर होना मुश्किल है तेरा, तुझे अपने कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा। और उसको निकालने का एक ही तरीका है, तुम अपने कंफर्ट जोन से तभी निकल सकते हो जब तुम कुछ ऐसा करो जो तुम अपने कंफर्ट जोन में रह के नहीं कर रहे हो। अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में 30 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो यकीन मानो कि जैसे ही तुम अपने आप को थोड़ा सा प्रेशर में डालोगे, ये सोच के कि मेरा साइड वाला बच्चा तो 50 क्वेश्चन कर रहा है और उसके साइड में जो बैठा है वो 70 क्वेश्चन कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तुम्हारे अंदर से निकलनी चाहिए। और वो स्पिरिट इतना तगड़ा होना चाहिए कि वो 70 वाले क्वेश्चन के साथ में कंपीट कर सके। मेरे हिसाब से तुम में शायद वो आग अभी लगी ही नहीं है, तभी तुम्हारे अंदर से ये चीज बाहर निकलती है कि सर स्पीड कैसे बढ़ाएं। अगर तुम पढ़ाई ढंग से कर रहे हो, अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो तुम अपनी स्पीड को डेफिनेटली बढ़ा सकते हो। और इसके लिए मैंने कुछ तरीके पिछले सेशन में बताया हुआ है कि राइट लेस, तुम्हें वहां पे स्टेप्स नहीं दिखाने हैं, एंड वर्क मोर, वहां पे तुम्हें क्या करना है, सॉल्व ज्यादा करना है। तुम वहां पे अगर स्टेप्स लिखने में बैठे रह जाओगे, फॉर्मूला को ढंग से रिवाइज करके नहीं आओगे, तुम्हें यही आइडेंटिफाई करने में टाइम लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मूला से बनना है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी।
जिस बच्चे ने भी मेरे से ये बात की है, आई एम श्योर कि उसने थोरोली फॉर्मूलाज को रिवाइज नहीं किया होगा। अगर तुम अपने फॉर्मूला को थोरोली रिवाइज करके जाते हो और इस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ जाते हो कि मेरे साइड वाला बच्चा मेरे से ज्यादा क्वेश्चन कैसे कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी और तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा कर पाओगे। तो मैं उस बच्चे को इस वीडियो के थ्रू, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बट मैं उसको कहूंगा कि यार तू वर्क कर, कुछ इस तरह से वर्क कर कि तू अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सके। आसपास के लोगों को देख कि वो किस तरह से कर रहे हैं, और ये चीज हमेशा याद रखना कि बिना फॉर्मूला के थोरो रिवीजन के तुम्हारे से क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो अच्छी तरह से रिवीजन करके आओ और सामने वाले के साथ कंपटीशन करो, या अपने खुद के साथ कंपटीशन करो कि मैंने अभी 30 बनाया है, अगले पेपर में 40 बनाऊंगा, उसके अगले पेपर में 60 बनाऊंगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। अगली क्वेरी, सर इस समय कितने मॉक टेस्ट पेपर देने चाहिए? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में मुझे यहां पे अभी डिस्कशन करना है। मैं ये नहीं मानता कि अगर एक बच्चा 15, 20, 30 मॉक टेस्ट पेपर लगा लेगा तो उसका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसा कभी नहीं होता है। मैं तुम लोग को यह बोलता हूं कि कम से कम 3 या 4 फुल लेंथ पेपर अगर तुम दे रहे हो तो दैट इज मोर देन एनफ, अनलेस और अनटिल इन मॉक टेस्ट पेपर को तुम फुल प्रिपरेशन के साथ दे रहे हो। क्योंकि तुम्हें यह भी सोचना है कि अगर तुमने सारी एनर्जी मॉक टेस्ट पेपर में ही निकाल दी तो फिर मेन पेपर को देने के लिए एनर्जी कहां से लाओगे। इसलिए मेरा तुमसे यह एडवाइस है कि 15 तारीख के बाद कोई मॉक्स और लगाने की जरूरत नहीं है। तुमने अभी तक जितनी पढ़ाई की है उनकी रिवीजन करो, असाइनमेंट बुकलेट कंप्लीट करो, डेली टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस कंप्लीट करो, पीवाईक्यू स्पेशली लास्ट 3 साल के कंप्लीट करो, और इन दिनों में जो मॉक टेस्ट पेपर हमने कंडक्ट किए हैं उसके सॉल्यूशन पे काम करो। इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ नहीं करना है। लेकिन 2.5 घंटे मॉर्निंग में 10 से 12:30 ये फिक्स कर लो कि तुम्हें मैथ्स ही करना है। और वहां पे जब तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हो तो यह ध्यान रखना कि हर चैप्टर के क्वेश्चंस की तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। भले ही एक चैप्टर से तुम 2 क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को तुम कर रहे हो और विद इन टाइम कर रहे हो। तुम्हारा टाइम लिमिट अपने आप को बांध के क्वेश्चंस को करो। क्वेश्चन को लेके नहीं बैठना है, बस उसको सॉल्व करने में देखना है कि तुम्हें कितना टाइम लग रहा है। तो मॉक्स के बारे में मेरा यही जवाब है कि बहुत ज्यादा मॉक्स नहीं करने हैं, जितने भी करने हैं ढंग से करने हैं, और अभी 15 तारीख के बाद कोई मॉक्स नहीं करना है। उसके बाद आई होप जो लास्ट क्वेश्चन है कि सर इस समय ये तो मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि सर मुझे नींद नहीं आ रही है और सुबह उठा नहीं जा रहा है, क्या करूं? हाँ, ये बहुत सारे बच्चों में होता है कि जब वो मॉर्निंग में क्लास लेने आते हैं तो आधे नींद में होते हैं, उन्हें पढ़ा पढ़ा के या डांट डांट के या बोल बोल के मुझे जगाना पड़ता है। ऐसे काफी सारे बच्चे होते हैं। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि तुमने अपने बॉडी के क्लॉक को खुद ही बिगाड़ा हुआ है। तुम्हारे सोने उठने का टाइम अगर तुम फिक्स नहीं करोगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला हुआ है, तब तक तुम्हें यह प्रॉब्लम होगी। एंड अभी तो एग्जाम का प्रेशर है तो ज्यादा होगी। तुम अपने आप को मेंटली बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम अपने आप को मेंटली और फिजिकली बैलेंस नहीं कर पाओगे, जिसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तब तक यह प्रॉब्लम तुम्हारे साथ रहेगी। मैंने तुम लोगों को बोला था कि तुम्हारे सोने उठने खाने पीने का टाइम फिक्स करो। कोई लंच स्किप नहीं करना है, कोई ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, कोई ऐसी जंक फूड नहीं खानी है जिससे तुम्हारा एनर्जी लेवल इंस्टेंटली तो बढ़ जाता है लेकिन बाद में कम हो जाता है। रेदर देन दैट, सोने उठने का टाइम फिक्स करो। रात में 11 बजे सो जाओ, सुबह 5 या 6 बजे उठ जाओ। 6 से 7 घंटे की स्लीप लेनी है। खाना पीना बिल्कुल सही रखना है। फ्रूट्स और वाटर इंटेक ज्यादा लेना है। अगर तुम ये सारी चीजें करोगे, सोने उठने खाने पीने का टाइमिंग तुम्हारा सही है, तो मजाल है कि तुम्हें नींद ना आए। मैं मॉर्निंग में 5:30 से 6 के बीच में उठता हूं, पूरे दिन काम करता हूं, रात को 10:30 11 बजे के बीच सोने जाता हूं। मजाल है मुझे नींद ना आए। कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे नींद नहीं आती है। गिरते ही मुझे नींद आती है और सुबह बॉडी का क्लॉक इस तरह से सेट हो चुका है कि अगेन नींद खुल जाती है 5:30 6 बजे के बीच। तो अगर तुम इस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें नींद की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। यस, टेंशन होंगे, लेकिन वो टेंशन तुम्हें रात में सोते समय नहीं लेना है, क्योंकि तुम्हारी क्वालिटी स्लीप ही तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की क्वांटिटी को पेपर में बढ़ाएगा, तुम्हारी मेंटल एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। तो हाँ, तुम्हारी स्लीप में प्रॉब्लम है, इसका मतलब है तुम्हारा फिजिकल और मेंटल वेलबींग अभी ठीक नहीं है। और उसका कारण सिर्फ यही हो सकता है कि तुम खाने पीने और सोने उठने का टाइम फिक्स नहीं कर रहे हो, और ये बहुत जरूरी चीज है और डे 1 से मैंने तुम लोग को ये चीज समझाई हुई है।
आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन रह गया है जो कि एक बहुत ही बोरिंग सा क्वेश्चन है कि सर मिनिमम कितने मार्क्स आने पे मैथ्स का पेपर क्लियर हो जाएगा। देखो, अपने आप कुछ डिसाइड मत करो। क्या तुम्हें सिर्फ मैथ्स का पेपर क्लियर करना है, क्या तुम्हें सिर्फ एनडीए का रिटर्न क्लियर करना है, या तुम ये एम कर रहे हो कि तुम्हें पूरा मेरिट लिस्ट में आना है? क्योंकि मिनिमम की बात वो करता है जिसको सिर्फ रिटर्न क्लियर करना है किसी तरह, तो वो तो देखो 40 क्वेश्चन भी ढंग से कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। यहां पे तुम्हें अपना टारगेट बढ़ाना है। पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुम किस कैटेगरी के बच्चे हो। क्या तुम वो कैटेगरी के बच्चे हो जो 30 से ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं कर सकता? तो मेरे लिए एडवाइजेबल है कि तुम 50 क्वेश्चन को टारगेट करके जाओ। क्या तुम 40 क्वेश्चन बनाने वाले बच्चे हो तो 60 क्वेश्चन को टारगेट करके जाओ। अगर तुम पहले से ही 60 क्वेश्चन बनाने वाले हो तो तुम्हारे लिए कोई लिमिट नहीं है। और इसीलिए ध्यान रखना कि पेपर में तुम्हारे मिनिमम मार्क्स लाके पास होने से तुम्हारा सिलेक्शन पक्का नहीं होगा। हां, अगर तुम्हें सिर्फ दुनिया को दिखाना है कि मैंने रिटर्न का एग्जाम दिया था और मेरा रिटर्न क्लियर हो गया है, तब तो तुम यही काम करो। मेरे से पूछो मिनिमम, मैं तुमको बता देता हूं 30-35 क्वेश्चन सही होने चाहिए। लेकिन जब तुम 30-35 क्वेश्चन को टारगेट करके पढ़ाई करते हो तो तुम्हारे 20 से 25 क्वेश्चन ही सही होते हैं, 10 गलत होते हैं। जब तुम 50 क्वेश्चन को टारगेट करके पढ़ाई करते हो तो तुम्हारे 35 से 40 क्वेश्चन सही होते हैं, बाकी सब गलत होते हैं। तो कोई टारगेट सेट करके मत जाओ, बस इतना करके जाओ कि मुझे अपना मैक्सिमम पॉसिबल और अपना बेस्ट आउटपुट उस दिन देना है। और वो बेस्ट आउटपुट के अंदर कितने क्वेश्चन कवर होंगे ये मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है। अगर पेपर टफ है तो वो पूरी दुनिया के लिए टफ है। तो हो सकता है उस पेपर में कोई बच्चा 65 क्वेश्चन भी कर गया तो वो टॉपर लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर पेपर एक एवरेज लेवल का पेपर है तो 60 क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, कम से कम 80 क्वेश्चन तक टारगेट करना है। और पेपर अगर इजी हुआ तो 80 के ऊपर भी जा सकते हो। तो देयर इज नो सच मिनिमम क्राइटेरिया। तो ये क्वेश्चन ही बेकार है। अगर तुम इस क्वेश्चन में उलझ गए, मैं तुमको 30-35 बोल दूंगा, तुम 30-35 के लिए पढ़ोगे, 20-25 करके आओगे, श्योर से फेल हो जाओगे। तो ये नहीं करना है। मिनिमम कुछ नहीं होता है, बस ये मान के चलो कि मुझे पेपर देख के ये आइडिया लग जाएगा कि ये किस लेवल का पेपर है। अगर हार्ड हुआ 60 to 65, अगर एवरेज हुआ 70 to 80, और अगर इजी लगा, मुझे इजी लगा, तो मैं इसका कोई लिमिट नहीं रखता हूं, या 80 के ऊपर भी जा सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आई थिंक इसके बाद सिर्फ एक चीज रह जाता है। ये बच्चे मेरे से पूछते हैं, काफी बच्चों ने पूछा है, सर आपको क्या लगता है मेरा क्लियर होगा या नहीं? हाँ, इसका आंसर मेरे पास तब होता है जब वो बच्चा मेरी सारी बात मान रहा है, वो मेरी सारी क्लासेस में आ रहा है, वो मेरे सारे पेपर्स दे रहा है। लेकिन इतना काफी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए यह भी जरूरी है कि क्या वो मेरी सारी बातें मान रहा है जो पढ़ाई के अलावा मैंने उसको बताई हुई है। और अगर वो यहां पे भी हाँ बोलता है तो उसको मेरे से ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर ही डाउट छुपा हुआ है। क्योंकि इस स्टेज में अगर तुम अपने टीचर से ये पूछ रहे हो कि सर आपको क्या लगता है, तो भैया देख, मुझे एग्जाम देना नहीं है, एग्जाम तुझे देना है। तूने पढ़ाई की है और तेरा पूरा रिपोर्ट चार्ट मेरे पास में है। अगर तुम अपने टीचर को दिल से लाइक करते हो और उसको दिल से फॉलो करते हो और उसको दिल से रिस्पेक्ट देते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें एग्जाम क्लियर करने से नहीं रोक सकती है। वो टीचर खुद तुम्हें नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए तुम्हारे टीचर के साथ क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर तुमने टीचर को डे 1 से फॉलो किया है, उसकी कही हुई सारी बातें मानी हैं, उसके सारे नोट्स फॉलो किए हैं, उसके सारे पीवाईक्यूज फॉलो किए हैं, उसके सारे मॉक्स फॉलो किए हैं, तो क्या रोक सकता है तुमको क्लियर करने से? इसलिए मेरे से जब कोई बच्चा आके पूछता है तो मैं उसका रिपोर्ट देखता हूं, उसको देखता हूं, उसकी अटेंडेंस देखता हूं, और फिर मैं उसको बोलता हूं, तू क्यों डर रहा है, तेरा तो क्लियर होना ही होना है। लेकिन जहां कोई आड़ा तिरछा बच्चा आके मेरे से ये बात बोलता है, मैं उसको वहीं डांट देता हूं कि तूने क्लास जब ढंग से की नहीं है, तो अब ये मेरी ब्लेसिंग्स होगी, तुम्हारे माता पिताजी की विशेष होंगी, भगवान की मर्जी के ऊपर चीजें चली जाती है। लेकिन अगर तुम डे 1 से मुझे सही तरीके से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर करने से। तो अभी भी मैं यही कहूंगा कि जो भी बच्चा मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले तुम ये देख लो कि तुम्हारी मेरे साथ कैसी ट्यूनिंग है। क्या तुमने मेरी हर वो बात मानी है, तुमने मेरे मॉक्स दिए हैं, तो डेफिनेटली तुम्हारे पेपर अच्छा ही होना है। आई थिंक इतना काफी है, क्योंकि यहां पे ये खत्म हो जाता है और मेरे ख्याल से मैंने सारे एस्पेक्ट को इस वीडियो के अंदर में कवर कर लिया है। स्टिल अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और क्वेश्चन आ रहा है तो जरूर पूछ सकते हो, और तुम्हारे ही पूछे गए हुए क्वेश्चंस को लेके ही मैं वीडियोस बनाता हूं, मुझे आइडियाज भी वहीं से मिलते हैं। और मैं चाहूंगा कि एंड डे तक मैं कुछ ना कुछ इस तरह का तुम्हें लाके दे सकूं जिससे कि तुम
मोरली अपने आप को अपलिफ्ट महसूस करो, मोटिवेटेड फील करो और एग्जाम को क्रैक करके आओ। और आई एम श्योर कि जो भी बच्चा अच्छी तरीके से मेरी सारी बातों को सुन रहा है और मेहनत कर रहा है, उसका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग हार्ड विथ पॉजिटिविटी। सारे बच्चे क्लियर करें, ऐसा मैं दुआ करूंगा, ऐसे मैं होप करूंगा, ऐसा मैं प्रे करूंगा कि कोई भी ऐसा बच्चा जो पूरे दिल से मेहनत कर रहा है अपने आप को एनडीए में ले जाने के लिए, उसको कोई ना रोके। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।